नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जो इस एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में शिक्षा बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी सीटेट, टेट या सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है साथियों, परिपक्वता यानी मैचुरेशंस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। ऑप्शन बी, जैविक विकास जो अभ्यास पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवहार। और ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक तनाव। तो जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, यानी किसे कहते हैं, मैच्योराइजेशंस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, यानी जैविक विकास जो अभ्यास पर निर्भर नहीं है। यानी कि अब ऐसा नहीं कि अभ्यास करने पर ही आए वो चीज़, यानी कि जो एक एज के बाद अपने आप आ जाए उसे कहते हैं परिपक्वता। तो यही सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जैविक विकास जो अभ्यास पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कथन बाल अनुकूल शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी, बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। ऑप्शन सी, शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है। और ऑप्शन डी, अधिक होमवर्क देना जरूरी है। तो जो कौन सा कथन बाल अनुकूल शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा आपका कि जो बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र हो, यही बाल अनुकूलन शिक्षण का मुख्य सिद्धांत हो। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ऑप्शन बी, कठोर नियंत्रक। ऑप्शन सी, सहयोगी और मार्गदर्शक। ऑप्शन डी, निष्क्रिय दर्शक। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो एक सहयोगी के तौर पर होती है और एक मार्गदर्शक के तौर पर होती है। तो यही इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। किस प्रक्रिया में बच्चा अपनी अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है? तो आपका ऑप्शन है निष्क्रिय सीख। ऑप्शन बी, सक्रिय ज्ञान निर्माण। ऑप्शन सी, यांत्रिक याद। और ऑप्शन डी, अनुशासन आधारित सीख। तो जो साथियों, किस प्रक्रिया में बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है? तो यानी कि जो खुद एक्टिव रूप से किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करता है, स्वयं उसकी चीज़ अपने आप से बनाता है, तो उसको अनुभव से आता है। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सक्रिय ज्ञान निर्माण। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर जैसा भी लग रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर जो भी वीडियो आपको यहाँ से डाले जा सके वो आपको मिल सके और आपकी अध्ययन ऐसे निरंतर जारी रहे और आप अपने प्रतिशत सफलता एग्जाम्स में पाएँ। 5वें प्रश्न पर आते हैं, बच्चों में आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ इफिशिएंसी का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए, अत्यधिक दंड से। ऑप्शन बी, सफल अनुभव और प्रोत्साहन से। ऑप्शन सी, भय द्वारा। ऑप्शन डी, दूसरों पर निर्भरता से। तो जो बच्चों में आत्म प्रभावकारिता है, सेल्फ इफिशिएंसी का विकास किससे होता है? तो यानी कि जब वो क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं तो उनको खुद से प्रोत्साहन मिलता है। तो यही इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सफल अनुभव और प्रोत्साहन से आत्म प्रभावकारिता का विकास होता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6। सीखना प्रेरणा पर किस प्रकार निर्भर करता है? ऑप्शन ए, केवल बाहरी पुरस्कार से। ऑप्शन बी, केवल दंड से। ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाहरी दोनों कारकों से। ऑप्शन डी, सीखने से कोई संबंध नहीं है। तो सीखना प्रेरणा पर किस प्रकार निर्भर करता है, यानी कि जो सीखते हैं और अगर उसको मोटिवेट किया जाता है तो किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों इसका ऑप्शन सी, आंतरिक व बाहरी दोनों कारकों से जो प्रेरणा होती है मोटिवेट किया जा सकता है। यानी आंतरिक उसको खुद से मोटिवेट, और अगर कोई बाहर से उसको मोटिवेट कर रहा है तो यानी आंतरिक एवं बाहरी दोनों कारकों से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7। बच्चों में सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, केवल पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन बी, परिवार और सामाजिक संपर्क। ऑप्शन सी, केवल शिक्षक। और ऑप्शन डी, एकांत। जो बच्चों में सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत क्या है, सामाजिक विकास बच्चों में कैसे होता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा आपका, परिवार और सामाजिक संपर्क से ही उसमें सामाजिक विकास होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8।
मेटाकॉग्निशन का अर्थ है ऑप्शन ए दूसरों के बारे में सोचना, ऑप्शन बी अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, ऑप्शन सी नियम याद करना, ऑप्शन डी नकल करना। तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ है जो व्यक्ति सोच रहा है अपनी ही सोच के बारे में सोचना, यही होता है मेटाकॉग्निशन। तो अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। पियाजे के अनुसार संतुलन इक्विलिब्रेशन किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए केवल अधिगम, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी जैविक परिपक्वता और ऑप्शन डी अभिसरण एवं समायोजन का संतुलन। तो पियाजे के अनुसार जो इक्विलिब्रेशन है किस प्रक्रिया का परिणाम है, यानी किस प्रक्रिया के तहत ये आता है संतुलन करना? तो ये आता है साथियों अभिसरण एवं समायोजन का संतुलन। ये इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अभिसरण एवं समायोजन का संतुलन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस परिस्थिति में बच्चा विलंबित संतुष्टि दिखाता है, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाता है? आपका ऑप्शन है तुरंत इनाम मांगना, ऑप्शन बी इनाम के लिए प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी बिना प्रयास परिणाम पाना और ऑप्शन डी नियम तोड़ना। तो किस परिस्थिति में बच्चा विलंबित संतुष्टि दिखाता है, यानी उसको देर से लगा कि वो सेटिस्फाई हुआ? तो इसका सही जवाब होगा साथियों इनाम के लिए प्रतीक्षा करना। उसको लगा कि अब मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरा नंबर मुझे नहीं मिलेगा, तो यही उसकी विलंबित संतुष्टि को दिखाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, इनाम के लिए प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की रुचि पहचान कर क्या लाभ प्राप्त करता है? ऑप्शन ए अनुशासन आसान होता है, ऑप्शन बी उपयुक्त शिक्षण अनुभव तैयार करता है और ऑप्शन सी अंक बढ़ जाते हैं, ऑप्शन डी परीक्षा सरल होती है। तो शिक्षक बच्चों की रुचि पहचान कर क्या लाभ, यानी वो जान पाता है कि किस बच्चे की किस में रुचि है, तो उसी में उसको आगे बढ़ाना यही एक शिक्षक का दायित्व रहता है। तो यही इसका सही जवाब होगा आपका उपयुक्त शिक्षण अनुभव तैयार करता है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि इसके लिए क्या उपयुक्त तो उसको पढ़ाना चाहिए जिससे वो उस कार्य में और दक्ष हो जाए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों पर अत्यधिक दंड का क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन ए रचनात्मकता बढ़ेगी, ऑप्शन बी अधिगम में रुचि बढ़ेगी, ऑप्शन सी हीनता की भावना बढ़ सकती है, ऑप्शन डी सामाजिक कौशल बढ़ेंगे। तो बच्चों पर अत्यधिक दंड का क्या प्रभाव हो सकता है? तो क्या हो जाता है बच्चों में, क्या आ जाती है, हीनता आ जाती है, हीनता की भावना बढ़ जाती है, यानी वो सोचने लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें एक हीन भावना आने लगती है। तो अत्यधिक दंड का यही प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, हीनता की भावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रबलन पर आधारित है? रेनफोर्समेंट पर आधारित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी सूझ सिद्धांत। तो जो अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रबलन यानी रेनफोर्समेंट पर आधारित है, तो इसका सही जवाब साथियों आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है वो आपका आधारित है प्रबलन पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। बच्चों में भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है? ऑप्शन ए केवल विद्यालय से, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क और परिवार से, ऑप्शन सी केवल पुस्तकालय से, ऑप्शन डी केवल शिक्षक से। तो बच्चों में भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है? भाषा विकास का पूछा है आपसे, तो ये आपको बताना है। तो सामाजिक संपर्क और परिवार से भाषा विकास, बच्चा जल्दी सीखता है भाषा और जो उनकी नकल करके जल्दी जल्दी सीखना बोलना शुरू कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क और परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को क्यों जानना चाहिए? ऑप्शन ए परीक्षा अंक बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी ज्ञान को जोड़कर नया सीख प्रदान करने हेतु, ऑप्शन सी नियम लागू करने हेतु और ऑप्शन डी अनुशासन सुधारने हेतु। तो शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को क्यों जानना जरूरी है? तो उसको क्या करता है कि जो उसने क्या सीख कर आया है, बच्चा कितना जानता है, उसी के आगे उसी को सिखाना और उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के नई चीज़ें उसको बताना, यही उसके पूर्व ज्ञान का फ़ायदा लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ज्ञान को जोड़कर नया सीख प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा खराब जो भी है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपका अभ्यास निरंतर जारी रहे और अपने एग्जाम्स में आप 100% सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। बच्चों की सीखने की शैली लर्निंग स्टाइल का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षण विधि के चयन पर, ऑप्शन बी अनुशासन और ऑप्शन सी कक्षा की दीवारों के रंग पर, ऑप्शन डी विद्यालय की यूनिफॉर्म पर।
तो बच्चों की सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है, सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षण विधि के चयन पर पड़ता है कि कौन सा मेथड किसे पसंद आ रहा है, यही सीखने की शैली पर डिपेंड करता है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब, शिक्षण विधि के चयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में व्यक्ति कब सामाजिक व्यवस्था और कानून को बनाए रखने पर जोर देता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में व्यक्ति कब सामाजिक व्यवस्था और कानून बनाए रखने पर जोर देता है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन बी परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत स्तर और ऑप्शन डी द्विविध स्तर। तो आपको बताना है इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसमें आपका सही जवाब होगा जब परंपरागत स्तर पर होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, परंपरागत स्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में सहकारी अधिगम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ऑप्शन बी सामूहिक सहभागिता से सीख बढ़ाना, ऑप्शन सी गति कम करना और ऑप्शन डी केवल कमजोर छात्रों को हटाना। तो कक्षा में सहकारी कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यानी कि साथ साथ में एक दूसरे को सीखते जाना। इससे क्या सीखते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या सिखाना रहता है, सामूहिक सहभागिता से सीख बढ़ाना, ये इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सामूहिक सहभागिता से सीख बढ़ाना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। कौन सा कारक बाल विकास को सीधे प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी पोषण और ऑप्शन डी कपड़ों का रंग। तो आनुवांशिकता भी प्रभावित करती है विकास में, पर्यावरण भी करता है और पोषण भी करता है, लेकिन कपड़ों का रंग नहीं करता है। तो यही इसका आंसर होगा, कपड़ों का रंग इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। सीखने में होने वाली त्रुटियां किस प्रकार का महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं। ऑप्शन ए अनुकृति आधारित सीख, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन सी निम्न बुद्धि और ऑप्शन डी अधिगम विकार। तो जो सीखने में होने वाली त्रुटियां किस प्रकार का महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ज्ञान निर्माण प्रक्रिया। तो जो सीखने में होनी त्रुटियां हैं, तो उसके ज्ञान ही तो निर्माण होता है, तो यानी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में त्रुटियां अगर महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं, तो यही इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए समान अवसर, ऑप्शन बी अलग कक्षाएं, ऑप्शन सी अलग पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी समान मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है साथियों। तो समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो सबके लिए कैसा होना चाहिए, अवसर जो है वो समान होना चाहिए, ये इसका सही जवाब होगा। तो समान अवसर के लिए समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत यही है। प्रश्न नंबर 22। किस अवस्था में बच्चा औपचारिक तर्क यानी फॉर्मल रीजनिंग विकसित करता है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक और ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी गत्यात्मक। तो किस अवस्था में बच्चा औपचारिक तर्क फॉर्मल रीजनिंग विकसित करता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यह इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 23। किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर के द्वारा होता है। यानी किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम यानी सीखता है बच्चा प्रयास और त्रुटि के द्वारा, तो किसका सिद्धांत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी बेंडूरा, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वादगोस्की। तो यानी जिसको भूल और सुधार का भी नियम कहते हैं, यानी प्रयास और त्रुटि, तो ये किसने दिया है, तो ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए आपके थार्नडाइक, इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए ज्ञान का भूल जाना, ऑप्शन बी एक परिस्थिति में सीखी गई बात का दूसरी में उपयोग और ऑप्शन सी परीक्षा में असफल होना और ऑप्शन डी अनुकरण करना। तो जो सीखने में स्थानांतरण, तो ये क्या होता है, यानी कि आप सीखने का स्थान मतलब कोई चीज़ आपने सीखी उसका दूसरी चीज़ में यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, यही क्या होता है सीखने में स्थानांतरण का अर्थ होता है। तो उसका सही जवाब होगा साथियों एक परिस्थिति में सीखी गई बात का दूसरी में उपयोग करना ही यही आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा बिना सहायता के कार्य नहीं कर सकता परंतु उपयुक्त सहारे से कर सकता है, क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया भी है कई बार एग्जाम्स में ये।
ऑप्शन ए सन्निकट विकास क्षेत्र, ऑप्शन बी आत्मनियमन क्षेत्र, ऑप्शन सी स्वतंत्र अधिगम क्षेत्र और ऑप्शन डी प्रदर्शन क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा बिना सहायता के कार्य नहीं कर सकता परंतु उपयुक्त सहारे से कर सकता है, वो क्या कहलाती है साथियों? सन्निकट विकास क्षेत्र कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, सन्निकट विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26, ये वही चीज़ आगे जो आपने 25 में पढ़ा है, इसका मतलब भी वही है, सपोर्ट देना बाहरी रूप से। तो इसके फॉलोइंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए केवल ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी सुविधादाता जो धीरे धीरे सहायता कम करता है, और ऑप्शन सी अनुशासन करता, और ऑप्शन डी केवल मूल्यांकन करता। तो इसके फोल्डिंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? सुविधादाता जो धीरे धीरे सहायता कम करता है, यानी धीरे धीरे उसको सपोर्ट देता है शुरू में, फिर वो सपोर्ट धीरे धीरे कम करता जाता है जिससे बच्चा खुद से करना लगे, यही उसका उद्देश्य होता है। तो यही इसका फोल्डिंग होती है, यही क्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, सुविधा जो धीरे धीरे सहायता कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बच्चों में विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी धीरे धीरे और क्रमबद्ध, ऑप्शन सी रुक रुक कर, और ऑप्शन डी केवल अनुवांशिक। तो जो बच्चों में विकास किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। तो कैसे होता है? धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से ही विकास होता है बच्चों में। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बच्चों में अहम केंद्रित चिंतन किस संज्ञानात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता, यानी कब आता है उनमें ये चीज़? तो ऑप्शन ए संवेदिक गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो बच्चों में अहम केंद्रित चिंतन किस संज्ञानात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही अहम केंद्रित चिंतन होता है बच्चों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनाम हीनता का संघर्ष किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, और ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी किशोरा अवस्था। तो एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनाम हीनता का संघर्ष किस अवस्था में विकसित होता है? तो साथ ही बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो इसको आप लोग गलती मत करिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि इन्होंने एरिक्सन के अनुसार कहा है तो उद्योग बनाम हीनता का संघर्ष किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा हो, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह से है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अभ्यास के लिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको इस तरह से बोल के पढ़ाता हूँ ताकि अगर आप ना भी देख पाएँ वीडियो, सुन भी रहे हैं, 1 से 2 बार सुन भी लेते हैं, तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, मुझे 100% विश्वास है। और क्योंकि सब लोग बिज़ी हैं, इतना प्रिपरेशंस के लिए प्रिपरेशन नहीं टाइम होता, जो वर्किंग लोग होते हैं तो सुन के भी आप काम चला सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं भी जब था प्रिपरेशन के टाइम में मैं भी ऐसा ही करता था, मैं भी जब प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन आज मैं ईश्वर की कृपा से ऐसे मैं सेटल हो गया अच्छी जगह पे। तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि आप सब लोग सभी लोग सफल हों, जो भी आपका उद्देश्य हो जीवन में। आज के आते हैं अंतिम प्रश्न पर, कौन सा अधिगम सिद्धांत कहता है कि बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं? ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का ऑपरेट सिद्धांत, और ऑप्शन सी बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो कौन सा अधिगम सिद्धांत कहता है कि बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं? तो ये किसने कहा है? तो इन्होंने कहा है, बंडूरा जी ने कहा है कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों आज का अभ्यास यहीं तक, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।